गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका ये पार्ट 1 वीडियो है और आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संबंध यानी कि रिलेशन। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, फिर आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रमित युग्म के बारे में यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। ए और बी क्या है जी? दो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम ए का कोई अवयव ए लेते हैं, यानी समुच्चय ए का कोई अवयव ए लेते हैं और समुच्चय बी का कोई अवयव बी लेते हैं। आपको पता है कि समुच्चयों को बड़े अक्षरों से और अवयवों को छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। तो ये ए ले रहे हैं एलिमेंट जो है ये आपके सेट ए का है और ये जो बी एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट बी का है। और इन दोनों को लेकर हम दो युग्म ए बी या बी ए इस तरह से बना सकते हैं ना। और यही जो लिखने का तरीका हुआ ना, इन दोनों एलिमेंटों को इस तरह से या ए बी और बी ए इस तरह से, तो यही दोनों जो लिखने के तरीके हुए यही आपके क्या कहलाते हैं जी? ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, क्रमित युग्म कहलाते हैं। ठीक है। अब इस ऑर्डर पेयर में ध्यान रखेंगे कि पहले जैसे यानी इस ए की बात करें तो इसको कहा जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट कंपोनेंट ठीक है। और एक और नाम कह सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं। उसी तरह से यहां बी को क्या कह सकते हैं जी? सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। और क्या कह सकते हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। एक और नाम दे सकते हैं सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री, ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3 और दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है आपके पास 4 और 5 इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर की बात करें तो एक हम लेते हैं 1 4, तो ये भी आपका एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा। 2 5 ये भी आपका एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा। 5 3 ये भी आपका एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा। देखिए 5 इसमें का एलिमेंट है और 3 इसमें का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अब बात आती है क्या सर ये ए बी जो लिखे हैं और यह बी ए जो लिखे हैं क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि स्थान का भी बहुत ज्यादा महत्व है इसमें। यानी यहाँ पे ये इक्वल नहीं होने का मतलब यही ना है जी, क्योंकि आपको देखना होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट और यहाँ देखिए सेकंड कंपोनेंट ये दोनों इक्वल है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। अब बात आती है कि इक्वल कैसे होंगे, कब होंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दो क्रमित युग्मों की समानता ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा, यानी इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। यानी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब कहलाते हैं उसको समझते हैं। तो यानी क्या है? दो क्रमित युग्म A1 B1 और A2 B2 समान कहे जाते हैं यदि और केवल यदि A1 बराबर A2 तथा B1 बराबर B2। यानी मतलब यह हुआ कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल हो और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। A1 B1 A2 B2 के बराबर कब होगा? जब पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल हो और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल हो। ठीक है, तभी आपका यह दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएगा। वही यहां हम क्या देख रहे थे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एंट्री जो है, इसका फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो रहा था, है ना, और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो रहा था, इसीलिए ये पेयर बराबर नहीं हुआ। और यहां बराबर होने का रीजन क्या है जी? कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर होगा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी ये इक्वल कहे जाएंगे। यानी कि ये दोनों इक्वल होने के लिए ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तभी आप उन दोनों को इक्वल ऑर्डर पेयर या इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर कंपेयर कर सकते हैं वहां पे।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो लिखे हैं कि दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है जहां ए ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है सेट ए से, और बी जो एलिमेंट यहाँ जो है वह बिलोंग करता है सेट बी से। और ए और बी के कार्तीय गुणन को हम लोग ए क्रॉस बी द्वारा सूचित करते हैं। इसको ए क्रॉस बी पढ़िएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा जी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहां लिखे हुए हैं कि ए और बी का कार्तीय गुण इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय होता है। सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय होता है जहां पर ए जो होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, और यह जो बी एलिमेंट है वह बिलोंग करना चाहिए सेट बी से, ठीक है। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी से इसको सूचित करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, और एक दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है 4 और 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो किस तरह से होगा जी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए, और टोटल आपको यहां लिख देना है। यानी किस तरह से, जैसे 1 4 1 5 देख रहे हैं ना, पहला इससे है दूसरा इससे है। उसी तरह से 2 4 2 5 देख रहे हैं ना, इससे है और एक इससे है, फिर इससे है फिर ये इससे। उसी तरह से 3 4 और 3 5। तो ये आपका क्या हो गया जी, ए और बी का कार्तीय गुणन हुआ। अच्छा, अगर हमें बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तब किस तरह से निकालेंगे, यानी कि बी वाला एलिमेंट पहले होगा ए वाला बाद में होगा। यानी इसको आप लिखेंगे 4 1 4 2 4 3, है ना जी, 5 1 5 2 5 3। तो क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए, मान लेते हैं, पहला यहां पॉइंट देते हैं। मान लीजिए हमारा जो पहला सेट है, पहला सेट यानी कि ए सेट था और दूसरा सेट क्या है जी, बी सेट है। मान लीजिए पहला सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह आपके पास पी है, और दूसरा सेट जो है बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका पता लगाने के लिए हमें इन दोनों में सिर्फ प्रोडक्ट कर देना होगा, P इंटू क्यू हो जाएगा। P और Q में इंटू कर देंगे तो आपको पता चलेगा। या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A भी निकालना होगा ना, तभी आप PQ ही निकालिएगा। किस तरह से, देखिए यहां समझिए एग्जांपल से। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 दूना 6 होना चाहिए ना टोटल एलिमेंट। यहां गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है जी, टोटल 6 एलिमेंट। समझ गए, चलिए तो ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए या मान लेते हैं इफ सेट ए है ना, मान लेते हैं कि सेट ए है ना आपका 5 हो, यानी कि एक एम्प्टी सेट हो, या सेट बी 5 हो, दोनों में से कोई एक सेट 5 हो, देन आप यहां कह सकते हैं, तब क्या होगा जी कि आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा जी, 0 होगा। क्योंकि यहां पे अगर बात करें ए क्रॉस बी की तो वह भी 5 हो जाएगा, वह भी 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी सेट हुआ तो ए क्रॉस बी भी आपका 5 होगा। दैट मीन्स वहां नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। समझ गए। तीसरा बात कर लेते हैं। मान लीजिए तीसरा पॉइंट यहां पे देते हैं। मान लेते हैं कि इफ ए है ना, ए और बी इज एन लिखते हैं, इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट यानी कि ए चाहे बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अपरिमित हो, अपरिमित हो, तब आप ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी इज also इनफाइनाइट। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा।
ए क्रॉस बी भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। समझ गए? क्लियर हो गया यहां से? चलिए अब हम लोग अपने असली टॉपिक पे आते हैं। हमारा असली टॉपिक क्या था जी, संबंध यानी कि रिलेशन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी यानी कि ये क्या है जी, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है वह ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। डेफिनेशन से क्लियर हुआ? यानी कि माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय आर को, यानी कि ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय, कोई भी सबसेट आर जो होगा वह ए से बी में रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। यानी कि अगर कोई आर सेट सबसेट हो ए क्रॉस बी का, दैट मीन्स उस आर को हम लोग कहेंगे ए से बी में संबंध यानी कि रिलेशन। समझ गए? चलिए इसको अब एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई ए सेट है, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है इसलिए यही बार बार रिपीट कर रहा हूं। 1 2 3 इसके एलिमेंट है, और दूसरा सेट जो है आपके पास उसके एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है? अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो यहाँ ए क्रॉस बी क्या कहोगे जी आप? तो यहाँ कहोगे 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर आपका होगा 3 4 3 5। ये ना लिखोगे ऐसे जी। तो यहां पे अगर हम R1 बराबर एक, देखिए R1 एक हम लोग यहाँ पे संबंध को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उसको इस तरह से हम लिख रहे हैं 1 4 1 5 2 5। ठीक है? 2 5। समझ गए? तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, बाद में पता करेंगे कि ये संबंध है कि नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक लेते हैं 1 5 3 4 3 5। दूसरा लेते हैं R3, यहां लेते हैं 1 4 2 3 R4, यह लेते हैं 5। ठीक है? एक और ले लिया जाए यहाँ पे R5। इसमें ले लेना है 1 4 1 5 2 4 2 4, फिर लेते हैं फिर 2 5 3 4 3 5। पूरा ही सेट उतार दिए, जो ए क्रॉस बी है ना, टोटल नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब चर्चा करते हैं R1 के बारे में कि क्या यह एक रिलेशन है। तो हमें चेक करना होगा कि इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं कि नहीं। आप सबसेट का मतलब पढ़े है ना जी, उपसमुच्चय का मतलब क्या है? ये R सबसेट है ए क्रॉस बी, यानी मतलब क्या हुआ कि R के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलने चाहिए। उसी तरह अगर ये R1 संबंध हो रहा है ए से बी में, दैट मीन्स आपके R1 के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलने चाहिए। तो 1 4 है, 1 5 है, 2 5 है, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि R1 जो है ए से बी में एक संबंध है, यानी कि R1 जो देख रहे हैं यह एक संबंध हुआ, यह एक रिलेशन है। अब बात करते हैं R2 की। तो 1 5 भी है, 3 4 भी है और 3 5 भी है, तीनों मौजूद है। दैट मीन्स यह भी एक आपका रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं R3 की। तो R3 में देखिए 1 4 है, 2 3 कहीं नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि 2 और 3 दोनों एलिमेंट सेट ए के है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना होगा कि इसमें वो है कि नहीं, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर नहीं है, इस तरह के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसमें है कि नहीं, तो अगर नहीं है दैट मीन्स यह आपका एक रिलेशन नहीं है। अब यहां पे हम लोग बात करें 5 की, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हर एक एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, यानी कि 5 भी होगा, है ना। 5 भी यानी 5 क्या है जी, आपका एक एम्प्टी सेट है, यानी कि यह भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दैट मीन्स यह एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है। अब बात करते हैं R5 की। तो R5 के सभी एलिमेंट जो है इसमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहां कह सकते हैं कि R5 जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि R5 जो है ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। अब चलिए, अब थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
हम मान लेते हैं यहां आपको ये तो पता चल गया कि यह R1 जो है एक रिलेशन हो जा रहा है, यह एक रिलेशन हो जा रहा है। मान लीजिए इसमें का एलिमेंट हम लेते हैं 2 5 और यहां इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2 5 बिलोंग्स टू ये किससे मिल रहा है, तो R1, यह R1 सेट से बिलोंग कर रहा है। 2 5 जो एलिमेंट है, इसके लिए तो एलिमेंट है ना जी, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, तो यह बिलोंग्स कर रहा है R1 में, तो इसको इस तरह से लिख सकता है 2 रिलेटेड टू 5 या 2 R1 है, देखिए R भी लिख सकते हैं R1 भी लिख सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 5 है ना, 2 इज रिलेटेड टू 5 इसको पढ़ेंगे, यानी कि 2 है ना संबंध R1 के अधीन यहां पे क्या है जी 5 से संबंधित है। 2 जो है संबंध R1 के अधीन यानी रिलेशन R1 के रिस्पेक्ट में, R1 के अधीन R1 के रिस्पेक्ट में 5 से संबंधित है, 5 से संबंधित है। यानी इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे कि 2 इज रिलेटेड टू 5 समझ गए। यही मान लीजिए आपके पास कोई x और y ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन R से, x और y ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन R से, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे कि x इज रिलेटेड टू y। अब ये एक और छोटा सा पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना कि x को यहां पर और y को क्या कहा जाता है, तो y को हम यहां पर इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आई को हम लोग किस नाम, यहाँ पे y को किस नाम से जानते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और x को क्या कहेंगे जी, तो x को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि प्री इमेज कहा जाता है, प्री इमेज के नाम से जानते हैं। प्री इमेज लिख लीजिएगा अच्छे से, प्री इमेज कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन R के रिस्पेक्ट में है ना, संबंध R के अधीन Y जो है आपका इमेज है और X जो है Y का पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज है, ये आपको ध्यान रखना होगा। समझ गए। चलिए, तो यहां से हमें संबंध की परिभाषा पता चल गई, संबंध होता क्या है ये सारे हमने देख लिए। ऐसे तो संबंध भैया बहुत सारे होते हैं, चाचा नानी दादा दादी, ऐसे कितने सारे संबंध हम लोग निकाल सकते हैं ना जी, तो उस संबंधों की यहाँ पे हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं संबंध का प्रांत क्या कहलाता है और परिसर क्या होता है, यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो यहाँ लिखे हुए हैं संबंध R में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय R का क्षेत्र या प्रांत कहलाता है, उसको डोमेन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग परिसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेट A लेते हैं, इसका एलिमेंट फिर से वही हम एग्जांपल लेने वाले हैं 1 2 3, और एक सेट B लेते हैं, इसका एलिमेंट ले लेते हैं 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ A क्रॉस B के बारे में बात करें तो आपको पता ही है क्या होगा, 1 4 1 5, फिर क्या होगा जी 2 4 2 5 3 4 3 5, यही ना होंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन R ले रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन जो लेंगे वो इसका सबसेट होना चाहिए ना। चलिए ध्यान से, 1 4 2 4 2 5, समझ गए। तो ये आपका एक रिलेशन है जी, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि ये देखिए तीनों इसमें है, 1 4 भी है, 2 4 भी है, 2 5 भी, यानी कि यहां देख रहे हैं कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दैट मीन्स यह R जो है आपका एक रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन है तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा, तो संबंध R में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, क्षेत्र या प्रांत कहलाता है। समझ गए, यानी डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे इसको डोमेन को कैसे शॉर्ट में डिनोट करेंगे, डोम ऑफ R, यानी डोमेन ऑफ R फंक्शन क्या होगा, तो इसके जो रिलेशन है ना उसके प्रथम घटकों का समुच्चय, तो प्रथम घटक यही ना है 1 2 2, तो यही आपका डोमेन हो जाएगा 1 और 2। 2 को रिपीट नहीं करेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, यानी कि डोमेन हो जाएगा 1 और 2, यानी कि आपको जो रिलेशन हो रहा है ना उसी के प्रथम घटकों का समुच्चय जो होता है वही आपका डोमेन होता है।
चलिए अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज को शॉर्ट में रेंज ऑफ आर ऐसे लिख सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले परिभाषा देख लीजिए। यानी क्या है कि सभी क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर, परास या विस्तार कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीय घटकों का समुच्चय जी, द्वितीय घटक 4 4 5 यही ना जी, तो यहां लिख देते हैं 4 और 5, रिपीट तो नहीं करेंगे ना 4 को, तो इसका रेंज हो जाएगा 4 और 5। चलिए समझ गए। एक और आपका पॉइंट बचता है संबंध का सह प्रांत, यानी कि को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो ये को डोमेन क्या होता है इसको देखते हैं। तो यानी क्या है कि यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तो बी को आर का सह प्रांत कहते हैं, यानी कि को डोमेन कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर। अब को डोमेन क्या कह रहा है, तो यहां देख रहे हैं ए से बी में एक रिलेशन है ना जी, आर जो है ए से बी में एक रिलेशन है, दैट मींस इसको किस तरह से लिखेंगे को डोमेन, इसके को डोमेन कौन से होंगे, तो टोटल होल सेट बी को, यानी कि ये आपका को डोमेन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जी को डोमेन तो 4 5 हो गया और रेंज भी आपका 4 5 ही रहा, तो फर्क क्या है दोनों में। चलिए इस फर्क को यहां से हम लोग क्लियर करते हैं अगले एग्जांपल से। मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये दूसरा एग्जांपल है आपका 2 नंबर, और एक सेट है आपके पास बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी। चलिए अब बताइए यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c, फिर क्या होगा जी 3a 3b 3c। तो यही ना टोटल एलिमेंट होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक संबंध आर की। यह संबंध यहाँ पे हम इस तरह से दर्शा देते हैं 1a 1b 2b 3a। चलिए अब हम लोग इस संबंध आर, देखना ये संबंध होगा क्योंकि देखिए सब मिल रहे हैं इसमें, इसके सारे एलिमेंट जो है संबंध आर के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, है ना जी। दैट मींस यहाँ पे आर जो होगा सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी कि यह एक रिलेशन है। अब रिलेशन है तो इसके डोमेन बताइए क्या होंगे, तो यहां लिखेंगे डोमेन ऑफ आर क्या होगा जी, तो इसके पहले घटक कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, रिपीट तो नहीं करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेंज की। तो रेंज सेकंड कंपोनेंट होंगे ना, तो रेंज ऑफ आर सेकंड कंपोनेंट होंगे, तो सेकंड कंपोनेंट में आपके ए और बी ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं को डोमेन की। को डोमेन क्या कहलाता है, तो को डोमेन ऑफ आर जो होगा वह अगर ए से बी में ये रिलेशन है दैट मींस होल सेट बी, तो होल सेट बी में एलिमेंट है जी ए बी सी। तो देखे ना यहाँ पे ये टोटल आ जा रहा है और इसमें दोनों में फर्क आ गया कि नहीं, रेंज में और को डोमेन में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा किसी समुच्चय पर संबंध, यानी कि रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रिलेशन इन ए सेट, इन ए सेट, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, यानी कि किसी समुच्चय में संबंध हो वो भी ठीक है, और किसी समुच्चय पर संबंध हो वो भी ठीक है, दोनों चलेगा, रिलेशन ऑन ए सेट या रिलेशन इन ए सेट। चलिए तो यहां लिखिए ये होता क्या है, यहां समझते हैं। माना कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए से ए में कोई संबंध आर पर संबंध कहलाता है। यानी कि ए से ए में कोई संबंध आर जो होगा ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। ए से ए में संबंध का मतलब क्या होना चाहिए कि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। यानी कि अगर आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, दैट मींस उसको कहेंगे कि आर जो है ए पर संबंध है या ए में संबंध है। आर जो है ए में संबंध है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, फिर दोबारा से वही, तो भैया ए क्रॉस बी की बात करेंगे यहाँ, सॉरी ए क्रॉस ए की बात करेंगे यहाँ, तो आपके एलिमेंट क्या होंगे जी, तो एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1 2, समझ रहे ना, दो बार लिख के गुना कर रहे हैं, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये होंगे। अब यहां पे कोई हम लोग रिलेशन आर लिख रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं 1 1 1 3 2 2
3 2, क्या यह एक रिलेशन है? तो बिल्कुल रिलेशन है। ये देखिए ये सारे मिल रहे हैं इसमें। दैट मीन्स आर जो है, यह आर जो है, आर, ये संबंध आर यहां लिख देते हैं। संबंध आर जो है, संबंध आर ए पर संबंध है, ए पर संबंध है। समझ गए ना? तो ए पर संबंध या ए में संबंध होने के लिए वह सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। यहां भी उसी तरह से डोमेन रेंज होंगे। तो यहां पे अगर आपको डोमेन लिखना होगा तो डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर यहां देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का समुच्चय यानी कि 1 2 3। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर इसमें देखिए 1 3 2, यानी तीनों हो जा रहे हैं यहाँ पे भी 1 2 3। और यहाँ पे को डोमेन की बात करें तो को डोमेन ऑफ आर क्या होगा? तो होल सेट बी उसमें करते थे, यानी कि सेकंड वाला होल सेट, यानी सेकंड में भी तो हम लोग सेट ए का ही ना इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ भी वही आ जाएगा 1 2 3। तो ये आपका को डोमेन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो हमने क्या सीखा? अभी हमने संबंध की परिभाषा देख ली, डोमेन रेंज क्या होते हैं।